बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफुर रहमान नलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो एक ऐसे शख्स की वीडियो है जिसका अपना कोई ख़ानदानी पस मंज़र नहीं है, होगा भी तो मुझे नहीं मालूम। 1986 से उस आदमी ने अपना करियर शुरू किया, जैसे सब लोग शुरू करते हैं, अखबारों में लिखना, ये फिर चैनल पे आ जाना मुख्तलिफ, फिर उसके बाद और जब चैनल बन गए उन पे आ गया। जी हाँ, आजकल वो हम टीवी पर है। पहले 92 पे भी था, फिर हम टीवी पे भी आ गया, इससे पहले और मुख्तलिफ चैनल्स पे था। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद मालिक की। गुर्बत से या मुतवसत घराने से अमीर हो जाना बुरी बात नहीं है, सबका हक है। कहावत है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। लेकिन मैं कहता हूँ सबका हक है आगे बढ़ना, नाम पैदा करना, शोहरत हासिल करना, लेकिन उसकी कीमत क्या होती है, वो किस चीज़ पे। मैं इनके जो व्यूज़ हैं उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। हर शख्स की अपनी ज़ाती सोच होती है, ज़ाती वो होती है। फिर एक बित बन गई है कि सब लोग लिफाफे ले रहे हैं, और लेकिन आपका जो ज़ाहिरी अमल होता है वो साबित करता है कि आप बिकाऊ हैं या नहीं है। क्योंकि आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो उसको मान ले। लॉजिक्स होती हैं, सच्चाई होती है, थोड़ी बहुत आमेज़िश भी शामिल कर ली जाती है, वो हज़म हो जाती है। लेकिन मोहम्मद मालिक एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ है। अपने आप को अक्ल कुल समझना, आलिम फाजिल समझना, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है कि अक्ल कुल समझा जाए और आलिम फाजिल समझा जाए, वो भी औरों की तरह ही है, थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा। पीटीवी पे आए, 16 लाख रुपए तनख्वाह ली। क्या इनकी औकात है, ये इनकी हैसियत है कि 16 लाख रुपए, 1.6 मिलियन? नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, वेल स्पोकन हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, और अगर मिल जाती है तो वो बड़ी नॉमिनल पे होती है, और वो उस पर ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर ग्रेजुअली वो तरक्की करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर इन्होंने पीटीवी पे बैठ के पीटीवी को कैसे खाया, किस तरीके से उसकी मट्टी पलीत की, कुछ कुछ मैं बातें जो मुझे याद हैं वो बताता हूँ आपको। पीटीवी में गए, सबसे पहले काम जो अपनी तनख्वाह बढ़ी, जो जो पर्क्स हुए, ये याद रखिएगा, तनख्वाह एक अलग चीज़ होती है, उसके अलावा जो पर्क्स होते हैं वो भी लाखों में होते हैं। न मुझे नहीं मालूम कि जब आपको एक अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है तो पर्क्स की क्या ज़रूरत है, जो ब्यूरोक्रेट्स को भी मिलते हैं, जजेस को भी मिलते हैं, और बहुत सारों को मिलते हैं, ठीक है। मगर एक आदमी जो एक इदारे में काम कर रहा है उसको पर्क्स की क्या ज़रूरत? पेट्रोल फ्री होता है इनको, बिजली फ्री होती है, नौकर चाकर होते हैं, गैस फ्री होती है, मोबाइल फ़ोन का एक लिमिट दे दी जाती है कि इतने हज़ार मिनट्स आपको दे दिए गए, फैमिली का ट्रीटमेंट, इलाज, ये वो, ट्रैवलिंग, सब जो उनकी औकात से कई गुना ज़्यादा होती है। इसको कहते हैं बर्तन में गुंजाइश से ज़्यादा डाल देना, ओवरफ्लो कर जाता है वो। फिर ऐसे छोटे लोग चाय की प्याली में तूफान बर्पा करते हैं। अब उसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको कि जब ये पीटीवी में थे तो इन्होंने कुछ 20-22 गाड़ियाँ, 15 गाड़ियाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को के जो सीनियर ऑफिसर थे, ये एक ब्राइब का एक तरीका है।
उनको बुक वैल्यू पे किताबें दे दी, वो गाड़ियाँ दे दी। बुक वैल्यू आप मैं कैसे समझाऊँ कि बुक वैल्यू होती क्या है, कि अगर गाड़ी उन्होंने जितने की कीमत ली उसकी लोकल मार्केट में अगर आप उसको बेचें तो वो उतने की है, उससे थोड़े कम पैसों में बिक जाती है, 5 साल बाद भी, 8 साल। लेकिन बुक वैल्यू उसको 80% डिप्रिशिएट करके उसकी बुक वैल्यू लगा दी जाती है। वो आप भी खरीद सकते हैं। जो कॉर्पोरेट चला रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनमें यही सिस्टम होता है कि आपको नई गाड़ी भी मिलती है और साथ में आपको प्रिविलेज होता है कि आप अपनी पुरानी गाड़ी जो 1 साल पुरानी वो चला रहे थे वो बुक वैल्यू भी खरीद सकते हैं आप, और नई गाड़ी भी ले लें। वो उन्होंने आगे उनको बुक वैल्यू भी दे दी। उससे ठीक ठाक नुकसान हुआ पीटीवी को। उसके बाद ये इतने बड़े, ये समझे कि इदारा इन्होंने खरीद लिया है, अब इस इदारे के मालिक हो गए। याद रखिएगा, जब ऊपर बैठा हुआ इंसान खुद चोरी कर रहा हो तो नीचे बे वालों को नहीं रोक सकता। जो आज हमारे मुल्क में ये है ना कि यूनियन नहीं बर्बाद करती, यूनियन आपकी हरामकारियों को देख के वो अपने हाथ पैर पर, मजदूर लोग हैं, उनके घर में इज्जत से रोटी पहुंच जाए उनको बहुत है। वो आपकी हरामकारी को देख के कि जब हमारा बॉस बैठ के खा रहा है, लूट रहा है, तो हम क्यों ना लूटे। इसी तरीके से 23-24 डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर थे उनको बिठा के हैवी तनख्वाहों पे उनको रखा गया था। कोई ड्रामा नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बेहतरीन टॉक शो नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बड़े मजे की है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके घर में आपकी औरत मौजूद है, जिसको आप बीवी कहते हैं, ज़ौजा कहते हैं, मनकुआ कहते हैं, वो मौजूद है और आपके बच्चे मौजूद हैं, और आप घर के बाहर किसी और औरत पे मेहरबान है, तो लाज़मी बात है को बहन भाई का तो रिश्ता है नहीं, क्यों मेहरबान है। मैं ये आप लोगों से सवाल करता हूँ, हो सकता है मेरी मालूमात में कुछ कमी हो, मेरे इल्म में कमी हो, लेकिन मुझे दुनिया में किसी भी जगह कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी औरत, कोई ऐसा बंदा मुझे ढूंढ के बताइए जो मॉर्निंग शोज के पैसे ले रहा हो घंटों के हिसाब से और डेली ले रहा हो। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी नहीं दे। बड़े बड़े लोग हैं, अपने टॉक शोज करते हैं, अपने न्यूज़ चैनल पे काम करते हैं, ठीक ठाक कमाते हैं, लेकिन घंटों के हिसाब से कोई किसी को नहीं देता है, ना कोई लेता है। पीटीवी में एक मॉर्निंग शो होता था जुगन काजिम का। अब उसमें मुझे तो ऐसी कोई खसूसियत नज़र नहीं आती, हो सकता है किसी का दिल उस पर आया हो, लेकिन बहरहाल मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाता। लेकिन उसको 52-53 हज़ार रुपये डेली मिलते थे, डेली, रोज़ाना की 2 घंटे का मॉर्निंग शो उसको मिलते थे। भाई किस खुशी में मिलते थे, पीटीवी का पैसा था, हुकूमत वक्त का था, आप उसको किस लिए देते थे वो आप जाने, आपके घर वाले जाने, वो खातून जाने, वो मिलते थे। तकरीबन 20-25 लाख रुपए उसको मिले। ये कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए। मिसाल के तौर पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने 4 डायरेक्टर्स को जो इनके करीबी थे, जिम खाना में उनको मेंबरशिप दिलवाई। 4 लोगों को 60 लाख रुपए अदा किए। किस खुशी में अदा किए। मैं सोचता हूं कि हुकूमत वक्त पूछती क्यों नहीं है कि भाई ये पैसा तुम्हारे बाप का पैसा था, जो 60 लाख रुपए तुमने इन 4 लोगों को मेंबरशिप दिलवाई जिम खाना की, जो ढाबे से ज़्यादा आगे आके की औकात नहीं थी उनकी, उनको जिम खाना की मेंबरशिप दिला दी, 60 लाख रुपए दिए। इस तरीके से पीटीवी को डुबोया गया। और आजकल कोई ट्रॉफी लेना, कोई सर्टिफिकेट लेना कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप पैसे दीजिए और उनसे कहिए कि जी आपको नॉमिनेट करें और आपको सर्टिफिकेट दें, वो दे देंगे आपको। दुनिया में आजकल हर जगह ही चल रहा है, मेरिट नहीं है। ये तो इस तरीके से उन्होंने पीटीवी को, बहुत सारी चीज़ें, इतना छोटी वीडियो होती है कि उसमें अगर बताता चलूँ तो लोग देखते नहीं है, पूरी बंद कर देते हैं कि थोड़ा दफ़ा करो, कौन सा हमारा मसला है। पीटीवी को खोखला करने के तरीका जो था वो ये था, हाउ टू ब्राइब दी अदर ऑफिसर्स, कि उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, और आगे मिनिस्ट्री को कैसे संभालना है, डायरेक्टर्स को कैसे संभालना है। यूनियन वाले, क्योंकि वो खुद चोर थे, यूनियन वालों के आगे बात नहीं कर सकते थे, यूनियन वालों ने खाया, और यूं पीटीवी का बट्टा बिठा दिया। ये एक अलमिया है हमारे मुल्क में।
हम कराची के, मैं कराची का रहने वाला हूँ, हमें भी मौका मिला जिम खाना के मेंबर बनने के लिए। दोस्तों ने कहा, मैनेजमेंट ने कहा कि बन जाओ, लेकिन वो सोचता मैं ये था कि यार इतने लाख रुपए मैं इधर दे दूँ, किस खुशी में दे दूँ? सिर्फ 2 कप चाय पीने के लिए, सोशल गैदरिंग के लिए, सोसाइटी में एक टॉप नॉच कराने के लिए मैंने कभी नहीं दिया, ना मैं मेंबर बना। मैं वैसे जाता था, दोस्तों के साथ बैठता उठता था, लेकिन मैं अपने पैसे को, हलाल का कमाया हुआ था, कैसे ज़ाय करता? ये तो इनके बाप का पैसा तो था नहीं, इन्होंने ज़ाय किया, उनको दो, कौन सा मेरी जेब से जा रहा है? ये हुआ। अब आ जाते हैं कुछ थोड़ी सी खुराफात की तरफ। हुकूमत के खिलाफ बोलना है, और कौन सी हुकूमत के खिलाफ बोलना है? जो कोशिश कर रही है, जिसको भी 2.5 साल हुए, जो अभी आए, पहली दफा हुकूमत की है, माजी का कोई उनका केस नहीं है, कुछ नहीं, वो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना है। अगर इनको किसी जगह बिठाया जाए और इनके गले में फंदा डाला जाए कि सच बोलना वरना ये खिंच जाएगा, बताओ हुकूमत से तुम्हारे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि हम हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? 5 साल हो जाएंगे तो पब्लिक खुद बोल लेगी। लेकिन इन्होंने हर पॉलिसी पे, हर काम के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इन्होंने कोई चीज़ लगानी है, बताना है कि ये करप्शन हो रहा है। जैसे नईम बुखारी साहब को एमडी बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, तो रूफ नासर को मौत पड़ गई और बहुत सारों को पड़ गई। वजह कुछ भी नहीं है, अकोमोडेट किया है जी, उनको ये किया है, उनको ये। खैर, यही इंसान जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या कहूं मैं इसको, मोहम्मद मालिक को, वजीर हाउस में जाता है, वजीर आजम हाउस में, और भी बैठे होते हैं। कहा ना कि जब इंसान औकात से ज़्यादा दे दो उसको, उसकी हैसियत से ज़्यादा दे दो, वो पागल हो जाता है। और पागल कुत्ते को गोली मार देनी चाहिए, उसको साथ बैठा के चाय नहीं पिलानी चाहिए, वो पागल हो जाता है। ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ और जरदारी के सामने जी हजूर थे, ऐसे सर झुका के बैठते थे, और जो सवालात इनको दे दिए जाते थे, ये उस सवाल से दाएं बाएं नहीं हो सकते। उनको पता था खाल खींच दी जाएगी, जबान पीछे से हाथ डाल के निकाल के पिछवाड़े से निकाल दी जाएगी। ये नहीं वहां बात कर सकते। कोई भी एंकर, यू नेम इट, जो आज दिलेर से दिलेर बनता है, हाँ भाई भी रो फुलासरा हो, कोई भी हो, इनके हाथ में सवाल दिए जाते थे कि इससे ज्यादा नहीं भौंकना, इतनी ही औकात है तुम्हारी, इससे ज्यादा भौंकोगे बर्बाद कर दिए जाओगे। और इनकी मजाल नहीं थी कि ये बोलते। लेकिन यहां पर एक ऐसा वजीर आजम जिसने कभी किसी को कोई सवाल नहीं दिया, कोई कागज नहीं दिया, कोई पाबंद, आजाद हो, फ्री टू टॉक, आस्क एनीथिंग, यू नेम इट, आई आंसर। यह बदबख्त इंसान वहां बैठ के कहता है, वजीर आजम साहब, कल जब आपकी हुकूमत चली जाएगी तो हम आपका गिरबान पकड़ेंगे, नाम लेके, क्या हम इमरान खान का नाम पकड़ेंगे या किसी और का नाम पकड़ेंगे? खुदा की कसम सही करता अल्लाह ताला कि मेरे जैसे पागल को कुछ सीट नहीं देता, वरना मैं तो उधर ही गाड़ देता, जमीन पे दीवार के साथ चिपका देता। कि इतनी औकात, इतनी मजाल कि तुम ये कह रहा है कि तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हैसियत है, तुम हराम की दौलत खाने वाले इतने दिलेर कहां से हो गए? जो हराम खाता है उसके पांव नहीं होते, वो जमीन के ऊपर नहीं खड़ा हो सकता, उसकी तरफ आंख उठा के देख ले तो उसका पेशाब निकल जाता है कि मारा गया। लेकिन वजीर आजम ने छूट दी हुई थी, जो वजीर आजम की गलती थी। अपने डेकोरम को, अपने प्रोटोकॉल को समझना चाहिए था और ऐसे कुत्तों को बाहर रखना चाहिए था। मगर नहीं, वजीर आजम ने कहा नहीं, सवाल करो, मैं कोई चोर थोड़ी हूं, नवाज शरीफ की तरह, जरदारी की तरह, शहबाज शरीफ की तरह, पूछो क्या पूछना है। ये हैं वो लोग जो इस माशरे के लिए बर्बादी का सबब बने हुए। मेरे कौम को जायज और सही बात नहीं बताएंगे, हक और सच की बात नहीं करेंगे। कैसे कर सकते हैं? किस तरीके से? अगर ये हक और सच की बात करें तो कुरान का लिखा गलत हो जाएगा। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला का लिखा हुआ है कि हराम खाने वालों की अक्लों पे पत्थर, आंखों पे पर्दा, दिलों पे मोहर लगा देता हूं, वो सोचने समझने की सलाहियत मैं उनसे छीन लेता हूं। फिर ये जो बोलते हैं, वो बोलते ऐसे हैं जैसे इनको पेचिश हुई, जुलाब हुए, लूज मोशंस हुए। जो आया बात दो, देखी जाएगी।
लेकिन इतने होशियार हैं कि पिछले दौरे हुकूमत में आंख उठा के आंखों में नहीं देखते थे, आज टांग पे टांग रख के बैठते हैं और बात करते हैं। वजीर आजम साहब, जरूरत से ज्यादा छोटे इंसान को मुंह मत लगाइए। ये कोई ऐसे लोग नहीं कि जिनके मरने से माशरे पे कोई फर्क पड़ जाएगा, इनके भी बच्चों को भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी दौलत पहुंच गई है, कहेंगे मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद, खाओ पियो ऐश करो। आज जिन गाड़ियों में घूम रहे हैं, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि इनकी सारी जिंदगी नौकरी कर लेते, एड़ियां रगड़ लेते, तो भी ऐसी गाड़ी नहीं खरीद सकते थे। आराम के पैसे से आदमी गाड़ी खरीदता है, कीमती घड़ी पहनता है, कीमती लिबास पहनता है, शीशे के महल में रहता है, लेकिन जाता वहीं है, वहीं जाता है, उसी जमीन में, उसी मट्टी में। फिर उसकी दौलत को कुत्ते खाते हैं। कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बनाए, चंद लोग हैं जिनका आप शो देखें, मैं तो खैर नहीं देखता, मुझे लोग बताते हैं तो मैं उनको डांट देता हूं। आप हामिद मीर का प्रोग्राम देख लीजिए, तलत हुसैन को देख लीजिए, जावेद चौधरी को देख लीजिए, आप रऊफ क्लासरा को देख लीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता आमिर मतीन को कुछ कहना, पता नहीं क्यों मुझे आदमी अच्छा लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उस शख्स के बारे में, इसकी शान में कोई बात करूं। आप गरीदा फारूकी को देख लीजिए, आप आसमा शराजी को देख लीजिए, हर सर पे हिजाब बांधा हुआ है, चादर सर पे ओढ़ी भी है, और दूसरी चादर नवाज शरीफ और उनके जुर्म को छुपाने के लिए रखी हुई आसिफ जरदारी को। उन लोगों को, ये है ईमान के सौदागर, ईमान फरोश, दीन फरोश, वतन फरोश, ये हमारे मीडिया पे बैठे हुए हैं। और कौम मजबूर है, दुनिया भर में एंटरटेनमेंट होती है, लोगों को सुकून दिया जाता है, उनके दुखों को बांटा जाता है। हमारे मुल्क में 8 से लेके 12 बजे तक टेंशन दी जाती है। मजबूर हैं लोग सुनने को कि यार कोई खबर आ जाएगी, हो सकता है कोई अच्छी बात हो। इनके मुंह से कोई अच्छी बात का तसव्वुर करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिलावल आधे अधूरे क्या बच्चा पैदा हो जाना, ऐसा ही है। मुझे कल किसी ने, पता नहीं उसको मेरा नंबर कहां से, बहरहाल किसी ने फोन करके कल के डाटा, आप यूँ समझ लीजिए, और किसी कोई और होता तो कहता मुझे धमकाया, लेकिन मुझे उसका असर नहीं होता। मैं इस मामले में बड़ा बेशर्म इंसान हूँ, ढीठ हूँ, मुझे असर नहीं होती चीज़ें, मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, और अल्लाह से मांगता भी इतनी ही ज़िंदगी हूँ कि मैं अपना फ़र्ज़, ये आला फरीज़ा पूरा कर लूँ, उसके बाद देखी जाएगी। मुझे कमेंट से भी लोग कहते हैं कि आप इस उम्र में आके आपका ज़मीर जागा। मैं माजरत कर लेता हूँ भाई, बस क्या करूँ, जाग गया। अब किसी को क्या बताऊं कि मैं 30 साल से लड़ रहा हूं, इसी चीज़ के लिए लड़ रहा हूं, बहुत कुछ खो के भी लड़ रहा हूं और लड़ूंगा। मैं आप लोगों से, माने ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, इन सब चैनलों का बॉयकॉट करो। इनको बताओ कि तुम लोग हमारे काबिल नहीं हो, तुम्हारी औकात ऐसी नहीं है कि हम तुमको सुने। हम हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं और एक कलमा पढ़ने वाले हैं। तुम हम में से नहीं हो, तुम झूठे हो, हराम खाने वाले लोग हो। तुम्हारा हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। आप लोग बॉयकॉट करेंगे तो शायद अल्लाह हम पर रहम करे। इनको किसी महफिल में, किसी जगह इज्जत मत दीजिए, क्योंकि आप इनसे कई गुना ज्यादा इज्जतदार हैं। भले आपकी जेब में पैसा नहीं है, भले आपके नीचे गाड़ी नहीं है, भले आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन आप इज्जतदार हैं। अपनी मेहनत से कमाते हैं और अपनी मेहनत से खाते हैं और अपने बच्चों को भी पालते हैं, अपने माँ बाप को भी देखते हैं, अपने घर वालों को भी देखते हैं, और आपके मोहल्ले में आपकी इज्जत होती है। आप ये मत समझिएगा कि अगर इनको लोग सलाम करते हैं या इनको किसी महफिल में देख के हाल चाल पूछिए, मत समझिएगा कि इनकी इज्जत है। वो भी चोर हैं, इनसे डरते हैं, वो छोटे चोर हैं।
लोग अपनी शादियों में बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? हाँ, बहरहाल ये है इन लोगों का असली चेहरा। इसको देखिए, समझिए, बताइए लोगों को कि इनसे फासला कीजिए। अगर आपके बच्चों के स्कूलों में इनके बच्चे हैं तो कंप्लेन कीजिए। यह आपके फराइज में शामिल है। आज के लिए आप लोगों से इतने, अब मैं बच्चों से मुखातिब होऊंगा। मेरे बच्चों, मैं रोज कोई ना कोई बात आप लोगों को बताता हूं, कोशिश करता हूं अपनी जिंदगी निचोड़ से जो कुछ आपको दे सकूं दे दूं। मैंने साथ तो कुछ लेके जाना नहीं है। यही मेरे पास जो फजूलियात सी चीजें पड़ी हुई हैं, मेरी बकवास वो आप सुन लो। आगे कभी दिल चाहे तो उस पर गौर करना और अपनी जिंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश करना। हम जिस माशरे में रह रहे हैं इसमें चमक दमक बहुत है, बहुत ज्यादा चमक दमक है। इस चमक दमक से मत मुतासर होना। ये थोड़ी देर के लिए आंखें चुंधिया जाती हैं, लेकिन अगर यहां की आंख खुली है तो फिर वो जो चमक दमक होती है वो मांद पड़ जाती है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, उसमें मैंने ट्वीट भी किया आज। जाती उमरा का महल देख लो, आप अच्छी तरह देख लो, तस्वीरें भी दी आज मैंने। ये वो जगह थी जहां पे रेल पेल होती थी, चहल पहल होती थी, लोग आते थे जाते थे, आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हमारी किस्मतों के फैसले होते थे। आज वहां पे मौत का सन्नाटा है। वो दौलत, वो रेल पेल, मुख्तलिफ किस्म, मुख्तलिफ इक़साम के खाने, हराम की दौलत से बने हुए लोग वहां बैठ के खाने खाते थे। आज वहां मौत का सन्नाटा है। अब वो जाती उमरा का जो महल है वो महल नुमा कब्रिस्तान बन चुका है। अब एक एक करके उसी जगह पे दफन हो रहे हैं। अनकरीब ये सरकारी विरसा में आ जाएगा कि दौलतमंदों की रिहाइश और उनका मुकाम। तो मेरे बच्चों, दौलत से कभी इश्क मत करना, ये तुमको धोखा दे देगी। दौलत से मत इश्क करना। जरूरत के तहत जरूर रखो, कमाओ, लेकिन दौलत से इश्क मत करना, ये तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इनका अंजाम देख लो। ये हमारे मुल्क के लोग हैं और बाहर के बहुत सारे लोग ऐसे। इश्क करो अपने किरदार से, इश्क करो अपनी सोच से, इश्क करो अपने माँ बाप से, इश्क करो अपने बहन भाइयों से, इश्क करो अपने अच्छे और मुखलिस दोस्तों से, इश्क करो अपनी ज़ात से, इश्क करो अपने अल्लाह से, अल्लाह के नबी से, कुरान से, और अपने खिदमतगारों से। मैं मुलाजिम नहीं कहता उनको, खिदमत, उनसे इश्क करो। वो तुम्हारी खिदमत करते हैं। तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल है कि उनकी देखभाल करना, और उसी वक्त करोगे जब उनको तुम्हें समझोगे कि ये अल्लाह ने हमको दिया है कि हम इनके, हमारे ज़रिए इनकी ज़िंदगी बेहतर हो। अगर हम किसी की ज़िंदगी बेहतर करते हैं तो हम किसी पर एहसान नहीं करते, हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए कि हमको मौका मिला और हमने उसकी ज़िंदगी में कुछ किया, तो उससे हमारी ज़िंदगी में जो बेहतरी आती है वो आपको आज नहीं कल ज़रूर नज़र आएगी। अपनी दुआओं में, प्यार में, मोहब्बत मुझे याद रखिए। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सलाम, बहुत सारी दुआएं। ज़िंदगी रही तो कल इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।